Good morning, my dear students. You are welcome on the YouTube मैथमेटिक्स चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जाना था, कुछ प्रश्नों को हल भी किया था और कुछ होमवर्क भी आपको मैंने दिया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब मिले हैं मुझे। उनमें शांति नंदन, श्वेता कुमारी और कृष्ण मोहन, इन लोगों ने जवाब सही दिया है। सभी प्रश्नों को तो हल नहीं किया है, लेकिन जितना ही किया है तारीफ के काबिल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप तत्पर हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, मुझे और प्रसन्नता तब होगी जब अधिक से अधिक कमेंट्स आएंगे और आप कुछ अपनी जिज्ञासाओं को भी उसमें शामिल करेंगे। यदि कहीं भी कोई कठिनाई हो रही हो, आप पूछने में न हिचके। आइए चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि क्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये प्रश्न है। एक बार फिर प्रश्न को दोहरा देता हूं। आप अपना बुक अपने सामने खोल लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न छोटा सा है, आंसर भी बहुत छोटा सा ही होगा। कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सिक्स टू द पावर n, बस इतने पर ही हमको आगे बढ़ जाना है। एंड एंड विथ द डिजिट 0, इस पर ध्यान देना है। देयर आर टू नंबर्स, 6 to the power n एंड 0, 6 का पावर n और 0, इन दोनों पर ध्यान देना है। एंड विथ डिजिट 0, सपोज 10, 20, 100, 500, 600, 30, ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं, ये सभी संख्याएं एंड विथ 0, अर्थात लास्ट डिजिट इसका 0 है, यानी इकाई अंक शून्य है। तो यही देखना है कि क्या 6 के पावर n के रूप की कोई भी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं होगा, इसी पर विचार करना है। आइए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम इसको आप तक पहुंचाते हैं। आप देखेंगे कि ये गणित, ये मैथमेटिक्स बिल्कुल गेम है। कंसीडर ऑन 6 to the power n, 6 के पावर n पर विचार करते हैं। विचार करना, ये क्या है? क्या विचार करेंगे? छह के पावर n के रूप की कोई संख्या कैसी होगी? Where n is the natural number, any natural number n। आप पहले से जानते हैं कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया गया है। यदि आप नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं
तो 9th क्लास के प्ले लिस्ट में आप इंट्रोडक्शन क्लास में आप जाकर के अच्छी जानकारी ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हम n का वैल्यू 1 रखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, तो 6 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6। जब n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 का पावर 1 बराबर 6। 6 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6। n का वैल्यू 2 रखने पर क्या मिलेगा? 6 इंटू 6 36। n टू द पावर 3, n इज इक्वल टू 3, 6 टू द पावर 3, यानी 6 का पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, वी गेट 216। n इज इक्वल टू 4, 6 टू द पावर 4, 6, 6, 6 and 6। What is the result? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होगा? 1296। याद रखना होगा। 6 इंटू 6 दैट इज 36। अगेन 6 इंटू 6 दैट इज 36। द स्क्वायर ऑफ 36 यानी 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो इतना होता है। ओके, अब क्या देखते हैं? पहले तो लिख दिया कि विचार करते हैं, अब निरीक्षण करते हैं। ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व हियर। व्हाट ऑब्जर्व? क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट एंड विथ डिजिट 0। तो लास्ट डिजिट पर हम केवल अपनी दृष्टि को रखेंगे। क्या मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स वी गेट ओनली 6 इन द लास्ट डिजिट। हम केवल 6 पा रहे हैं। जितनी बार अब हम नीचे जाएंगे, प्रोसीडिंग दिस, चाहे हम n का वैल्यू कुछ भी रख दें, लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। बस इतना ही तो है। यानी ये संख्या 0 पर एंड नहीं होगी। प्रोसीडिंग दिस वी गेट, इसका मतलब कि इस क्रम को हम जारी रखेंगे। प्रोसीड, सिक्स टू द पावर n इज नॉट एंड विथ 0, यानी 6 का पावर n, 6 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। Cannot end with 6 to the power n, cannot end with digit 0, अर्थात हिंदी में 6 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता।
ठीक ऐसा ही एक प्रश्न एग्जाम्पल में दिया हुआ है और वहां पर 4 का पावर n पर विचार करना है। ठीक इसी तरह से बनाएंगे, जहां हमने 6 लिखा है वहां 4 लिखेंगे। ध्यान इतना ही दीजिएगा कि 4 बार इसको अपनाइएगा, यानी 4 बार इसको दोहराना है, 4 से अधिक की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न चाहे कुछ भी हो, 2 का पावर n हो, 3 का पावर n हो, 6 का पावर n हो, 5 का पावर n हो, कोई भी संख्या हो, आप इसी तरह से बनाइए और जांच कीजिए क्या उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 हो रहा है। यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। ये तो देखने वाली बात है। ओके, अभी यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, अभी थोड़ा इसमें और चर्चा बाकी है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 कब होगा? कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 हो वो 10 से शुरू होगी। 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, वो संख्या 5 से कटेगी, विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 10 का जो फैक्टर है वो 5 into 2। तो किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के इस प्रकार के जांच में हमें ये 2 टर्म आने अनिवार्य है, यानी 5 and 2 इसका रिपीटेशन होना चाहिए। तो हम यहां पर यदि विचार करें 6 to the power n, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि लें, अभाज्य गुणनखंड लें, तो 2 गुणा 3। घातांक का नियम आप लोग जानते हैं। यहां पर 5 नहीं है, यदि 5 रहता तब तो लास्ट डिजिट 0 हो जाता, 0 हो जाता। यहां पर 5 नहीं है, इसलिए अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है। उसी तरह से 4 पर यदि विचार करें तो 2 गुणा 2 पावर n, 5 नहीं है, 5 नंबर 5 इज एब्सेंट, इसलिए यहां पर लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए होंगे? इस प्रश्न को अवश्य बना लेंगे, 2 अंक इस पर आ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7 into 11 into 13 plus 13। व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन। 7 multiplied by 11 again multiplied by 13 plus 13, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्या ये संख्या भाज्य है? कंपोजिट। अभाज्य है तो प्राइम। इसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन। दी गई संख्या भाज्य है कि अभाज्य है? कुछ नहीं करना है,
केवल सॉल्व कर देना है। वो भी कैसे, जैसे आप आसानी से कर सकते हो। जितनी आसानी से, जितनी शीघ्रता से आप इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर दें। हम यहां लिख देते हैं ई। ई का मतलब बहुत कुछ होता है, इवैल्यूएट भी होता है, एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। जहां जैसी स्थिति वैसा नाम ले लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 11 इंटू 13, गुणा कर दे, कितना हो जाएगा? 7, 11 और 13 का गुणा कर दें। यहां पर हम गुणा करके देख लें। 7 में 13 से गुणा करेंगे 91, 13 7 91, और ये 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बार और इसमें जोड़ देना है, 1001। उसके बाद 13 को ऐड कर देना है, 1014। अब 1014, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इतने से भी हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम और कंपोजिट। संख्याएं 2 तरह की, भाज्य या अभाज्य। तो कोई संख्या अभाज्य है तो उसका फैक्टर 1, और वो संख्या नंबर, ये 2 ही होंगे। इन दोनों के अतिरिक्त एक्स्ट्रा में यदि कोई अन्य प्राइम फैक्टर मिल जाता है तो वो संख्या कंपोजिट होगी। यहां पर गिवन नंबर इज 1014, और हम यहां लिख दिए इसका प्राइम फैक्टर, बस इतना ही लिखे। अभी और आगे होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट यदि करें तो यहां पर द सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 12 हो रहा है, संख्या 3 से कटेगी। संख्या 3 से कट गई। ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 से अधिक इसके फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए ये संख्या भाज्य, नॉट प्राइम, कंपोजिट नंबर। द गिवन नंबर इज composite number. The given number has more than 2 factor, यानी दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड। अतः ये संख्या भाज्य है। Hence, the given number is composite. अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ओके, क्लियर?
एक दूसरा तरीका भी यहां तक पहुंचने का है, थोड़ा इसको भी देख ले। द गिवन नंबर E इज इक्वल टू 7, 11, 13 प्लस 13। यहां पर हम मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं, यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर हम 13 को कॉमन निकालेंगे। 7 and 11 प्लस 1, 77 प्लस 1, 13, 78। अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम कर दें तो 13, 13, 3 and 2, सेम रिजल्ट। इस तरीके में, इस मेथड में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉमन निकालना है, इजी है, दिस इज इजी। उसके बाद वही प्रोसेस उसी तरह से लिखना है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये सवाल मैं आपको समझा देता हूं, आप खुद बना लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। खेल का एक मैदान है, सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली एक्सप्लेनेशन। आप देखें, सर्कुलर वृत्ताकार एक मैदान, यहां पर जो दो नाम दिए गए हैं, द गिवन 2 नेम्स, सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि। और ये दोनों एक निश्चित टाइम पर इस पॉइंट से, मान लीजिए कि यह पॉइंट P है, P इज द पॉइंट, और एक ही डायरेक्शन में, सपोज दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में ये चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। इसकी स्पीड कितनी है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया है टेकन टाइम 18 मिनट, एंड रवि 12 मिनट। अब प्रश्न ये कहता है कि जब एक ही समय पर ये दोनों यहां से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो पुनः कब वो एक बार फिर इस पॉइंट पर एक साथ होंगे, टुगेदर ऑन दिस पॉइंट, पुनः कब होंगे? तो कैसे होगा? सोनिया की स्पीड जो है वो कम है और रवि की स्पीड अधिक है, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो सोनिया 18 मिनट लगाती है यहां से यहां पहुंचने में, और रवि 12 मिनट लगाता है यहां से यहां पहुंचने में। अब जरा सोच ले कि यदि रवि यहां से चले तो 12 मिनट के बाद वो यहां पहुंच जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, 1 रोटेशन, तब तक सोनिया कहां होगी? इसका 1/3 यदि किया जाए तो सोनिया यहां पर होगी 12 मिनट में। सोनिया यदि यहां पर पहुंच गई तो सोनिया को टाइम लगा 18 मिनट, यानी 6 मिनट मोर देन रवि, रवि से 6 मिनट अधिक, तो 6 मिनट में रवि यहां पर आ जाएगा। फिर सोनिया एक और चक्कर लगाएगी, यहां पहुंचेगी, तब रवि वहां पहुंचेगा। यानी सोनिया का 2 चक्कर
और रवि का 3 चक्कर यहां आकर के मिल जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं है, आपको केवल 12 और 18 का फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 18 and get the result. Clear? What is the result? 36 मिनट। आप बनाइएगा, बाकी अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। एक बात मैं अभी छोड़ रहा हूं, आपको कहा गया था विभाज्यता का सिद्धांत बताने के लिए 7 से विभाज्यता, इसके लिए मैं अलग से ही एक क्लास आपका लूंगा और उसमें पूरी से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी समय कुछ ज्यादा हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, घंटी का बटन दबा चुके होंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। सवाल पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फायदा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।